सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 23 और 24 दिसंबर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड साइंस वन लाइनर की। जी हां दोस्तों, अगर आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आगे की किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे मित्र इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल बिना अपने समय को गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पहला वन लाइनर आप सबों के सामने है वो क्या है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि कोलाइडी विलियन के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, हिंदी में इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो भी छात्र आगे के शिफ्ट में एग्जाम देंगे मेरे मित्र, आप सबों के लिए ये एक सख्त हिदायत है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल हैं इसको आप जरूर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। एक आध सवाल आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल सकते हैं या लगातार भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका टिंडल इफेक्ट है ये क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो कोलाइडी के जो कण होते हैं वो उस प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके क्या करते हैं, चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिसके वजह से कोलाइडी विलियन में आपको क्या दिखाई पड़ती है, तो सर साफ आपको एक प्रकाश की किरणें विजिबल दिखाई पड़ती है, या आप कह सकते हो कि जो लाइट का बीम होता है वो आपको विजिबल मालूम पड़ता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे कोलाइडी सॉल्यूशन की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो कोलाइडी सॉल्यूशन होगा ये हमारा बिसमांगी मिश्रण होगा। क्या होगा? बिसमांगी मिश्रण होगा। मतलब आप ये कह सकते हो ये बिसमांगी विलियन भी होगा, ये भी आप कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपसे ये कहा जा रहा है कि जी का मान क्या होगा। अब आप इस जी के बारे में सभी जान रहे होंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। और इसका वैल्यू किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, नियत होता है। और याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 3 अंकों तक वैल्यू पूछ लेगा तो यहां पे 6.673 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 67 के बाद 3 लगा देंगे। साथ ही मेरे मित्र ये ध्यान में आप रखेंगे कि ये किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुत सारे छात्र हमारे कहेंगे कि गुरुजी F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जी m1 इंटू m2 इक्वल टू एफ आर स्क्वायर हो गया। तो g इक्वल टू हमारा एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो आपके मन में ये आएगा, चूंकि g का जो फॉर्मूला है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, दो वस्तु का द्रव्यमान आ रहा है, तो क्या सर ये इस सभी पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू है, g है, ये किसी भी अन्य चीजों पर निर्भर नहीं करती है। इसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि जंतु में वृद्धि हार्मोन का स्राव किस मतलब कह सकते हो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, सर पीयूष ग्रंथि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी याद रखना, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। अच्छा, जब आपसे वृद्धि हार्मोन पूछा तो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नाम ले लिया। लेकिन अगर आपसे यह सवाल कर दे कि एड्रेनलिन हार्मोन कहां से स्रावित होती है, तो आप कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि से। साथ ही अगर आपसे सवाल करा जाए कि निम्न में से किस हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, आप सभी कहेंगे एड्रेनलिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व तो आप कहेंगे आयोडीन। कहां होता है? आप कहेंगे गुरुजी ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होती है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका अगला सवाल यह भी बन पड़ सकता है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड किस में मिलता है। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो अणु का निर्माण होता है उस अणु के बीच में दो तरह के बॉन्डेशन होते हैं। एक तो
आयन फॉर्म होता है और वो आयन आपस में जुड़ता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, और दूसरा मेरे मित्र क्या होता है, तो साझा करके बॉन्ड बनता है। और आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी कहीं पे भी अभिक्रिया या जब भी किसी अणु का निर्माण धातु और अधातु की अभिक्रिया होने से होगा, तो आप सभी कहेंगे कि धातु और अधातु के वजह से जो अणु का निर्माण होगा उसमें आयनिक बॉन्ड पाए जाएंगे, और ये जो आयनिक बॉन्ड होंगे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर के आपस में क्या कर रहे होंगे, बंध रहे होंगे। और यहीं पे अगर हम चर्चा करेंगे सर सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजी आबंध, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की चर्चा करते हो या फिर आप बात करते हो सर किसी अन्य कंपाउंड की जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर, साझे में, यानी कि एक पे दोनों का अधिकार होता है, उस तरह के बॉन्ड में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और बेसिकली हम लोग का कंसेप्ट क्या है कि सर दो अधातुएं आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करती है, तो आप सभी कहते हैं बॉन्ड बनाने का काम करती है। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जो कार्बन है इसके परमाणु आपस में क्या करते हैं, साझा करके जुड़ते हैं, और इसी वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या क्या है, आप कहेंगे ज्यादा। तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच अभिक्रिया से बनेगा, धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया से, और किसके वजह से बनेगा, तो आप सभी कहेंगे आयन के कारण जो आपका बॉन्ड निर्मित होगा उस बॉन्ड को आप सभी क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, एक सवाल आपका यह भी बन पड़ सकता है कि गर्मी में सूती वस्त्र पहनना आरामदेह क्यों होता है। तो आप सबों को मालूम है कि गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र हम लोगों के लिए इसलिए आरामदेह होता है कि गर्मी के दिनों में हमारे बॉडी से पसीना जाता है, और आप सभी को मैंने कई बार केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि चला इवोपरेशन इज द कॉजेज ऑफ कूलिंग, वाष्पीकरण जो है वो ठंडक का कारण बनता है। तो हमारे शरीर से जो निकलने वाली पसीना होती है उसको सूती कपड़ा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, क्योंकि कोई भी सूती वस्त्र होगा तो वो पानी का अच्छा अवशोषक माना जाएगा। तो हमारे बॉडी से निकलने वाले जो पसीना होंगे उसको सोखने का काम सर ये सूती वस्त्र करता है, और जब ये सूती वस्त्र उस पानी को सोखता है, अवशोषित करता है, तो ये उस अवशोषित पानी को आसानी से हवा के संपर्क में ला देता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में पसीना का वाष्पीकरण होता है और हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गर्मी में सूती वस्त्र पहनना आरामदेह क्यों होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सूती वस्त्र पानी का अच्छा अवशोषक है। फलतः गर्मी के दिनों में निकलने वाले पसीना का अवशोषण कर आसानी से वायु के संपर्क में ला देता है, जो ठंडक का कारण बनता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपसे सवाल पूछा गया है कि गर्मी में सूती वस्त्र पहनना आरामदेह होता है क्यों, तो आप सभी कहेंगे सूती वस्त्र पानी का अच्छा अवशोषक है, फलतः गर्मी के दिनों में निकलने वाले पसीना का अवशोषण कर आसानी से वायु के संपर्क में ला देता है, जो ठंडक का कारण होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगला है आपका कि चम्मच का उभरा भाग किस तरह से व्यवहार करता है। हालांकि मैंने कई बार डिस्कशन करके आपको बताया है, फिर भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो चम्मच का धंसा हुआ भाग होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, और जो उभरा हुआ भाग होता है ये किसके तरह कार्य करता है, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो सवाल है आपसे कि चम्मच का उभरा भाग व्यवहार करता है, आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी चम्मच का उभरा भाग जो है वो उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है। किसके तरह, उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछ देता कि चम्मच का धंसा हुआ भाग किसके तरह बिहेव करता है, आप कहेंगे अवतल दर्पण की तरह। अच्छा, कई मित्रों को लग रहा होगा कि गुरुजी इसमें कैसे समझ में आया, तो ध्यान
ध्यान देना कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है। तो आप ही ना कहोगे कि गुरुजी चम्मच का धंसा हुआ भाग है। देख रहा हम क्या बोले हैं, अवतल। अब ये वाला आपका क्या है, उत्तल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह है। तो चम्मच का उभरा हुआ भाग तो ऐसा ही होता है सर, और इसीलिए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है। तो आप सबों को मालूम है कि जब वस्तु कॉनकेव मिरर में, जब वस्तु कॉनकेव दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो, तब मेरे मित्र आपको क्या देखने को मिलेगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी समान आकार का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। आप में से कई छात्रों के मन में आएगा गुरुजी कैसे, तो ध्यान देना कि ये वाला हमारा अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का पोल होगा, ये क्या होगा, फोकस, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वस्तु को हम यहां पे रख दें, ये भी हमारा वस्तु है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी संभव है कि एक प्रकाश की किरण इसकी ऐसी निकलेगी जो मुख अक्ष के समांतर होगी, और अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख अक्ष के समांतर होगी तो ये कहां से गुजरेगी, आप कहेंगे मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगी। अब मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि यह भी तो संभव है कि कोई एक प्रकाश की किरण फोकस के अनुदिश गिर रही होगी, आप कहेंगे बिल्कुल, और आप सबों को मालूम है फोकस के अनुदिश होगी तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर थोड़ा सा आप इस दोनों लाइन को, चूंकि ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, अगर थोड़ा सा आप इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे और ये जो आप इंटरसेक्शन वाली देख रहे हैं, मेरे मित्र, इसको अगर आप थोड़ा सा यहां लाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो आपका इमेज है वो यहां बन रहा है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो वस्तु के आकार का है, यानी कि समान आकार का है। और प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे गुरुजी उल्टा है तो वास्तविक होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का होगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जंतु जो अपना लिंग बदल सकता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि वैसा जंतु जो अपना लिंग बदल सकता है, घोंघा, और भी बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट दाब की इकाई आप सभी कहेंगे गुरुजी पास्कल होता है, और मैंने आपको पीछे ही किसी सेशन में बताया है, ये एक्सपेक्टेड वाले सेशन में ही, कि 1 पास्कल कितना के बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कितना के बराबर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। एक वायुमंडलीय दाब कितना आपका पास्कल होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है, आप सभी याद रखना, 1 एटीएम 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो मेरे मित्र ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप सभी खास ख्याल रखिएगा। साथ ही आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि मेरे मित्र ये जो अपनी एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन वाली बैच थी, ये आपका 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने एडमिशन के लिए जो फी 249 रखा था वो 23 दिसंबर तक ही रखा था, लेकिन आप में से छात्रों का इतना कॉल आया, इतना ज्यादा आप सभी इस बैच के लिए सर मतलब अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं कि सारे छात्र कह रहे हैं कि गुरुजी टेक्नीशियन के बाद तक के लिए आप इस प्राइस को रहने दो। तो मेरे मित्र आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप आराम से टेक्नीशियन का एग्जाम दीजिए, और इस बैच का प्राइस जो है वो 1 जनवरी 2025 तक बिल्कुल आप सबों के लिए सर 249 कर दिया गया है। इस बैच में सारी चीजें आपको पता है कि कैसे करवाई जाएगी, और अधिक जानकारी लेनी है इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की, तो मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फास्फोरस की एटॉमिक नंबर क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है, मैंने कई बार रटाया भी है आपको कि फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास की बात करेंगे 31 हो जाएगा। याद रखिएगा कि फास्फोरस की एटॉमिक नंबर तो हम लोग P1531 कहते हैं, या सीधे सीधे आंसर हमारा 15 हो जाएगा, एटॉमिक मास हमारा 31 हो जाएगा। फास्फोरस के जो अणु होते हैं ये P4 के रूप में होते हैं, और फास्फोरस के अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको मैंने कल ही बताया, आप सभी कहेंगे टेट्रा एटॉमिक यानी कि चतुष्परमाणुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक यानी कि चतुष्परमाणुक बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, एक नए तरह का पैटर्न आपसे फॉलो करवाया जा रहा है,
कि धारा का मान दे दिया गया है और टाइम आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। मेरे मित्र, क्या आप में से कोई ऐसे छात्र हैं जो इस सवाल को ना कर पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र, क्यू पूछा जा रहा है तो क्यू इक्वल टू फॉर्मूला IT होता है। अब बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो मिनट है, इस मिनट को हमें क्या करना होगा? सेकेंड में चेंज करना होगा। और भाई मेरे, अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 8 गुना 60 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू 4 और यहां पे जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे 8 गुना 60, 8 गुना 60। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 32 छह के 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, ये हो जाएगा आपका 1920 कूलम्ब। कितना हो जाएगा? 1920 कूलम्ब। अब ध्यान रखिए कि यहां पे आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर भी हो सकता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी अगर आई का वैल्यू 1 एम्पियर होगा तो 1 गुना 8 गुना 60 हो जाएगा। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है ऐसे सवाल में। अच्छा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि Q इक्वल टू आई टी होता है तो I इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे Q बाई टी हो जाएगा। उप परमाणु कणों की खोज, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। उप परमाणु किसका? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु का, और कोई भी एटम है उसके उप परमाणु कण को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आप सभी कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे जे थॉमसन ने करा। किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा। किसने? गोल्डस्टीन ने करा। और मेरे मित्र, न्यूट्रॉन की खोज आप सभी कहेंगे गुरुजी जेम्स चैडविक ने करा। किसने? जेम्स चैडविक ने करा। यह चीज ध्यान में रखिएगा। अब प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं पर रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है, तो परेशान नहीं होना है। रदरफोर्ड बाद में आकर के एक्सप्लेन किए थे, जबकि सबसे पहले प्रोटॉन का पता किसने लगाया? गोल्डस्टीन ने लगाया। नेक्स्ट, परमाणु संख्या और एटॉमिक मास से संबंधित लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलो जी, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से सॉरी परमाणु संख्या को ए से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। चला, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर हम परमाणु द्रव्यमान कह देंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए इक्वल टू हमारा P प्लस एन हो जाएगा। अब मेरे मित्र, रिएक्टिविटी सीरीज से संबंधित भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। जब धातुओं को उसके सर घटते हुए, मतलब आप ये कह सकते हो घटते हुए मतलब क्या हुआ सर? डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे ऊपर होगा वो बढ़ा, नीचे आएगा तो घटना होगा। तो सर जब धातुओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके अभिक्रिया करने के आधार पर लिखा जाता है, या धातुओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर सजाना, रिएक्टिविटी सीरीज अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। और मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताया हुआ है। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? मोस्ट रिएक्टिव आप कहेंगे जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आप कहेंगे पोटेशियम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आएंगे, अभिक्रियाशीलता क्या होगी? घटती चली जाएगी। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व होंगे वे सब के सब क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। जितना नीचे आएंगे वो उतना उसकी रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? आप कहेंगे पोटेशियम इज बिलोंग्स टू द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसे ऊपर के सर ये जो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये क्या होते हैं सर? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि एलपीजी एवं सीएनजी का फुल फॉर्म से संबंधित भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखना, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर पूछ दिया पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना पाइप नेचुरल गैस। क्या होगा? पाइप नेचुरल गैस। नेक्स्ट, पेप्सिन का स्राव कहां से होता है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी अमाशय से होता है। अमाशय में क्या होते हैं? आप सभी कहेंगे जठर ग्रंथि।
अमाशय में क्या होते हैं? जठर ग्रंथि, और इसी जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, उसी जठर रस में क्या पाया जाता है? पेप्सिन, जो कि सर प्रोटीन पचाने में मदद करता है। पौधे में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार उत्तक, आप सभी कहेंगे गुरुजी विभोज्योतक उत्तक होगा। कौन सा? विभोज्योतक उत्तक। और विभोज्योतक उत्तक आपको पौधे के किस वाले भाग में मिलेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में, पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में, पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेंगे? विभोज्योतक उत्तक देखने को मिलेंगे। विभोज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, जो पौधे के शीर्ष या तना के शीर्ष में मिलता है और जड़ के शीर्ष में मिलता है। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो तने के मोटाई के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसको अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि इसमें विभोज्योतक उत्तक में इसमें रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स उपस्थित नहीं होता है। इसमें रिक्तिका बोले तो वैक्यूल्स अंगक उपस्थित नहीं होता है, अंगक उपस्थित नहीं होता है। यह ध्यान में रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं स्टार मार्क दे दे रहा हूं। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि आपसे यह कहा जा रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, तो कई बार मैंने आपको बताया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। क्या होगा? CnH2n+2। अच्छा, यहीं पे अगर पूछ देगा आपसे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछ दिया चला एल्काइन का, तो आप कहेंगे CnH2n-2, सॉरी CnH2n-2 होगा, CnH2n-2। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। यहां से स्टार मार्क आपका हट गया था, तो मैं फिर लगा दे रहा हूं। नेक्स्ट, धातु और अम्ल अभिक्रिया करेगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी धातु के लवण बनेंगे, धातु के लवण बनेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे इस चीज को भी, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? आप कहेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पूछा जा रहा है कि वोल्टेज एवं आई के बीच संबंध का व्याख्या करता है। आप सभी कहेंगे वोल्टेज और धारा के बीच संबंध का व्याख्या ओम का नियम करता है। कौन करता है? ओम का नियम करता है। और ओम का नियम क्या कहता है कि अगर किसी परिपथ में ताप नियत है तो उससे प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होगी, यानी कि V समानुपाती I होगी। नेक्स्ट, मुंह एवं ग्रासनली में पाया जाने वाला उत्तक, आप सभी कहेंगे गुरुजी आपने कई बार बताया है, इसको हम लोग एस्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, एस्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरल उपकला उत्तक या सल्की उपकला उत्तक। ग्लूकोज अणु में कार्बन की संख्या 6 है, पायरुवेट अणु में कार्बन की संख्या कितनी होगी? तो बहुत सरल सा बात है, मैंने कई बार आपको बताया है कि आपका जो ग्लूकोज अणु है, इस ग्लूकोज अणु का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और ये जो पायरुवेट अणु है इसका फॉर्मूला C3H4O3 होता है। तो भैया मेरे आपसे यह कहा जा रहा है कि ग्लूकोज अणु में कार्बन की संख्या 6 है, पायरुवेट अणु में कार्बन की संख्या कितनी होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी 3 होगी। याद रखिएगा कि ग्लूकोज का पायरुवेट अणु में विखंडन कहां पे होता है? सर कोशिका द्रव में होता है। और ग्लूकोज का पायरुवेट अणु में विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यह चीज भी ध्यान में रखेंगे। तारों के टिमटिमाने का कारण आप सभी याद रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। साथ ही ध्यान रखेंगे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आभासी समय का जो अंतर होता है वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते ही होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा।
कि अगर आपसे सवाल यह कर लिया जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी समय में अंतर निम्न में से किस घटना के चलते होती है, आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना के चलते होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि सूर्य से किरणें अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर अभिसरित होती है, एक वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब का निर्माण हो। मेरे मित्र क्वेश्चन बहुत ही सरल है, पूछा जा रहा है कि सूर्य से किरणें अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर अभिसरित होती है। तो ये मेरे मित्र आपका एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये क्या होगा, फोकस, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अगर हम यहां सूर्य मान लें, कहां, यहां सूर्य मान लें, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें क्या होती है। आप कहते हैं सर सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें को मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है, और ये सभी प्रकाश की किरणें अगर सूर्य से आ रही है तो हम सभी क्या कहेंगे कि ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो सवाल आपसे यही करा जा रहा है कि सूर्य से किरणें अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर अभिसरित होती है, मतलब यहां से जो किरण आ रही है वो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती है। बोले तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी कितनी है सर, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अभिसरित कहां होगा, तो सर अकॉर्डिंग टू रूल फोकस पे होगा, और यहां पे उस फोकस की दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब कहां निर्मित होगा, आप कहेंगे वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो यहां समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो आपका जो ऑप्शन था वो सर मीटर और सेंटीमीटर में था कि 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो क्या कहोगे कि गुरुजी जब हमारा P से लेकर के F तक की दूरी, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि P से लेकर के C तक की दूरी क्या होगी, तो आप सभी कहेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो R इक्वल टू 2 इंटू 30, यानी कि R इक्वल टू सर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी आ गई, चला वक्रता त्रिज्या की दूरी आपका 60 सेंटीमीटर आ गया यहां तक। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी इस दर्पण में तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, समान आकार का बनेगा। तो जो कहा जा रहा है कि वस्तु के समान आकार, एक वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरह के भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो आप सभी इसका ख्याल जरूर रखिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं यहां तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ होगा, और साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।